नमस्कार। मैं चंद्रभूषण पुनः आपसे फेसबुक लाइव हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, शनिवार और मंगलवार जब तक लॉकडाउन है, सप्ताह के 2 दिनों में हम आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा और आपसे बहुत अच्छी बातें होती हैं। कुछ हम आपसे सीखते हैं और कुछ हम को बताएंगे। तो दोनों आदमी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। यहाँ हम एक बौद्धिक चर्चा में भाग लेते हैं और इससे हम दोनों को फायदा पहुंचता है, समाज को फायदा पहुंचता है। अभी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे। जो मूल विषय है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम विषय की घोषणा पहले कर देते हैं। अभी तक आपने विभिन्न मुद्दों को लेकर के इस खरी बात की श्रृंखला में विभिन्न मुद्दों को लेकर के आप हमारे विचार, जनता के विचार कह सकते हैं, लोगों के विचार कह सकते हैं, सहमति और असहमति के विचार कह सकते हैं। इसको आपने सुना है। लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का विषय है भारत में लॉकडाउन और सरकार की चूक। जो भारत में जो लॉकडाउन हुआ, सरकार की चूक क्या हुई, तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हालांकि जो यह विषय है, जैसा आप सोच रहे होंगे, उस तरह का विषय नहीं है, आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है। इसका एक अलग ही थीम है कि भारत में जब लॉकडाउन हुआ और सरकार की क्या चूक हुई। तो इस पर बताने से पहले हम आते हैं पहले जो मंगलवार से लेकर के शनिवार तक जो घटनाक्रम, जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। बहुत अच्छा काम हुआ इधर कि जो बिहारी प्रवासी मजदूर थे या यूपी के मजदूर थे, मानवीयता के आधार पर लोग चंदा बटोरते हुए या जैसे भी हो, आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद और बिहार प्रभारी संजय सिंह ने उन्हें बसों से भिजवाया, ट्रेनों से भिजवाया, जो दिल्ली सरकार ने उसका भुगतान किया। फिर दिलीप पांडे जो विधायक हैं तिमारपुर के, वो भी साथ रहे, स्वरा भास्कर भी साथ रहीं। एक अच्छा काम हुआ मानवता के दृष्टिकोण से। उधर मुंबई में सोनू सूद ने कई को हवाई जहाज से घर पहुंचाया। ये एक अच्छी बात हुई। यह मानवता के दृष्टिकोण से, ह्यूमैनिटी के एंगल से बहुत अच्छी बात हुई और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे किसी भी मत के हों, फर्क वो नहीं पड़ता है। लेकिन जो इस तरह के जो लाचार, बेबस जो मजदूर फंसे हुए थे, उन्हें अपने अपने मूल निवास तक, अगर गृह नगर तक छोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा काम हो रहा है। अब आते हैं कि दूसरा कुछ चीज़ें हैं। इधर ट्रेन में या ट्रेन के सफ़र के दौरान करीब 10 से ऊपर मौतें हुई हैं, वो भी बिहार से संबद्ध है। 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है भूख प्यास से। इसके अलावा एक माँ की मृत्यु हो जाती है। वो दृश्य आपने भी वायरल देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पर एक माँ की लाश है, ढकी हुई है, और एक उसका छोटा बच्चा उसके शॉल को, उस चादर को खींच रहा है। बहुत ही मर्मस्पर्शी, हृदय को बिल्कुल छेद देने वाली यह घटना आपने देखी है, वायरल हुआ है। आज के युग में इस तरह की घटना सचमुच हिला देने वाली है कि भूख से मौत हो रही है। क्योंकि इस समय गर्मी का समय है, लोगों को पानी, खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसे कौन देखे? एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकारों को दोष दे रही है, केंद्र राज्य सरकार को दोष दे रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोष दे रही है। जबकि होना यह चाहिए था कि जहाँ से ट्रेन चलती है
राज्य सरकारें उनको अच्छा से खाना खिलाकर, साथ में पैकेट दे करके, पानी नहीं दे करके भेजना चाहिए था। अगर ट्रेन लेट हो जा रही है, जो ट्रेन पहुंचना है 1 दिन में या 2 दिन में, अगर वो 9-9 दिन हो लग जाए तो यह विफलता है, केंद्र सरकार की विफलता है। और ट्रेन जो प्रशासनिक विफलता कह सकते हैं कि ट्रेन फेल क्यों हुआ, तो यह इससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो यह तो एक मोटा मोटी मंगलवार से लेकर के शनिवार तक की जो घटनाक्रम है उसकी मैं चर्चा कर रहा था। अभी कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल मन की बात करेंगे, 31 तारीख है, और लॉकडाउन का कल माने 40 अब 50 लॉकडाउन होने वाला है, उसके पहले वो मन की बात करेंगे। मेरे पास व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या मैं लगातार सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो लोग कहते हैं भाई मन की बात तो है, जन की बात कब करेंगे। जन की बात का आशय लोगों का ये है कि इतने मजदूर की नौकरी चली गई, इतने कामगार बेरोजगार हो गए, इतने जो आर्थिक स्थितियाँ जो खराब हो गई हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी मौन क्यों साधते हैं और हमेशा अध्यात्म और प्रवचन की बात करते हैं। यह ऐसा प्रवचन होता है जैसे साधु संत देते हैं, ठीक है, यह साधु संतों का देश है, लेकिन आप चूँकि वहाँ पर जहाँ बैठे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, वह प्रशासनिक व्यवस्था है, शासकीय व्यवस्था है, जिसके तहत अध्यात्म और प्रवचन बहुत ज़्यादा भाता नहीं है, क्योंकि लोगों के पेट भूख लगी हुई है, लोगों के रोज़गार नहीं है। तो एक कहावत है कि भूखे भजन होई न गोपाला। तो अभी पेट भूखा है, पेट में अन्न नहीं है, लोगों की नौकरियां नहीं हैं, लोगों को EMI देना है, कई चीज़ें हैं, तो उस पर जो है बातें लोग चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कल, यानी कल 31 मई है और लॉकडाउन का कल अंतिम दिन है, 40 का, 50 लगने वाला है। अब किन शर्तों के साथ लगता है यह देखने की बात होगी। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो ये थी मोटा मोटी मंगलवार से लेकर के शनिवार तक की जो प्रमुख घटनाएं थी, उसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की। अब आते हैं मूल विषय पर कि भारत में लॉकडाउन और सरकार की चूक क्या रही, केंद्र सरकार की आखिर चूक क्या है, चाहे राज्य सरकारों की भी चूक क्या है। मैं पहले आपको बता दूं कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि मैं इस कार्यक्रम में मोदी सरकार की आलोचना करूंगा या भारत में कोरोना फैलने के लिए किसी पर तोहमत जरूंगा, तो शायद आपको यह निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि मैं इस पर कतई अभी नहीं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि यह किसी की ना आलोचना होगी, न किसी पर मैं तोहमत लगाऊंगा। तो आप कहेंगे भाई फिर भारत में लॉकडाउन और सरकार की चूक, किसके बारे में बात करेंगे। मैं बताता हूं आपको। मैं यहां केवल और केवल सिस्टम के फेल्योर और उसके हमारे समाज पर जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, जो इम्पैक्ट आया है, हम उस पर बात करेंगे। जो सिस्टम का फेल्योर है और जो हमारे समाज पर जो आर्थिक और सामाजिक जो प्रभाव पड़ा है, हम उस पर बात करेंगे कि आखिर भारत सरकार का सिस्टम क्यों चरमरा गया, आखिर सरकार के पॉलिसी मेकर्स कहाँ चूक गए, जो नीति निर्धारक हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो IAS होते हैं, जो बहुत अपने अपने फील्ड में धुरंधर होते हैं, आखिर क्या वजह हुई, आखिर उनसे चूक कहाँ हुई। तो इसको लेकर के हम जो है चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम मुख्य विषय पर आते हैं कि भारत में लॉकडाउन और सरकार की चूक। देखिए, कोरोना महामारी की जो भयानकता है और जो भयावहता है, ने पूरी मानव जाति के वजूद पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। अब यह तो बाद में पता चलेगा कि यह महारोग प्रकृति जनित है या मानव जनित। लोग कहते हैं कि ये चीन ने जो है एक जैविक प्रयोग किया है जो मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है। कुछ कहते हैं कि चूँकि प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया, तो इसीलिए यह महामारी हर 100 साल के बाद हमारे समाज में प्रकटित होती है। यहाँ यह भी कहना है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, यानी ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, है ना, यानी ऐसा करते तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। दरअसल यह सब हाइपोथेटिकल बातें हैं जो सुकून नहीं देती है, बल्कि बेचैन करती हैं
कि हम जो हाइपोथेटिकल बातें करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, अगर ये करते तो ये नहीं होता, तो क्यों नहीं किया भाई? तो ये सवाल जो है ये हाइपोथेटिकल है, जो बेचैन करती है, आपको मथती है कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई आखिर। देखिए, यहाँ हम केवल और केवल सिस्टम को लेकर, व्यवस्था को लेकर ज़्यादा फोकस करें कि आखिर लॉकडाउन को आनन फान में बिना राज्यों से विचार विमर्श किए क्यों थोप दिया गया। इस पर हम आज विचार विमर्श करेंगे कि आखिर लॉकडाउन को देश में आनन फानन में बिना विचार किए, राज्यों से बिना विचार किए क्यों थोप दिया गया। भाई, आप अच्छे अर्थशास्त्रियों से, समाजशास्त्रियों से भी विचार विमर्श कर सकते थे, लेकिन इस पर नहीं किया गया। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये सही समय पर सही फैसला था। तो भाई, सही अगर फैसला था तो कोरोना आज इतना भयावह स्थिति में क्यों है, भारत में क्यों? क्योंकि जिस समय ये लॉकडाउन हुआ था तो उस समय 600-650 के करीब कोरोना पेशेंट थे, अब बहुत कम मौतें थीं। अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और संक्रमण का भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जो ये कह रहे हैं कि यह सही समय पर सही फैसला था, तो मेरा ख्याल है कि वो अर्धसत्य बोल रहे हैं। देखिए, दरअसल अब चूक पर आते हैं। पहली चूक हमसे क्या हुई, यानी हमारी सरकारों से क्या हुई। दरअसल हमारे देश में विदेशों से भी ज़्यादा कड़ा और अमानवीय लॉकडाउन घोषित किया गया है। जी, ये जो लॉकडाउन था हमारे भारत में, ये बहुत ही कड़ा और अमानवीय, अनह्यूमन जो लॉकडाउन है, इसे घोषित किया गया। ये पहली चूक थी, इस पर हम लोग विमर्श करते हैं। यह पहली चूक थी और सबसे बड़ी चूक थी। हम पश्चिमी देशों के नकल में अकल नहीं लगा पाए। यह भी नहीं सोचा कि वहाँ की स्थितियों और हमारे भारत की स्थितियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, पश्चिम की स्थितियाँ और भारत की स्थितियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसे हमें जानना पड़ेगा। वो विकसित देश है और हम जो है विकासशील हैं। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ सेक्टर में, बहुत ही लचर है। अब लचर क्यों है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम यहाँ पर सिर्फ एक चूक की बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो है, ये लॉकडाउन जो हुआ, तो भारत सरकार ने कहाँ चूक कर दी है। देखिए, न राज्यों से मशवरा लिया गया, न अपने अपने क्षेत्र के मशहूर और प्रैक्टिकल हस्तियों से पूछने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की गई। देखिए, कम से कम ये जरूर होना चाहिए था कि लॉकडाउन करने से पहले आप पूछ लेते कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आर्थिक और सामाजिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसकी भी हमें समझना चाहिए था। क्योंकि जब नोटबंदी भी हुई थी तो आनन फानन में कि हमारी आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नोटबंदी तुरंत लागू कर दी गई। जीएसटी का भी यही हाल हुआ, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था तो ऑलरेडी खराब थी और अब जो स्थिति है कि अब रेंगने की दिशा में आ गई है हमारी अर्थव्यवस्था। देखिए, केवल एसी चैम्बर में बैठने वाले ब्यूरोक्रेट्स या बाबुओं की बात को मानते हुए यह अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। यह तो है। दिक्कत यह है कि हम अगर अपने चैम्बर में बैठ करके, एसी चैम्बर में बैठ करके बाहर की दुनिया को देखना चाहेंगे तो वह एकाकी होगी। तो इसीलिए चाहिए था, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको चाहिए था कि कम से कम अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर विद्वानों से पूछ लेते, उनसे बातें कर लेते, चर्चा कर लेते। लेकिन हम अपने ब्यूरोक्रेट्स या अपने ही जो समर्थक हैं उनसे हमने विचार विमर्श किया। देखिए, अब आते हैं कि पश्चिमी सोच क्या है। देखिए, अमेरिका, फ्रांस, इटली जैसे पश्चिमी देशों में लॉकडाउन के पीछे सोच यह रही कि लोग अपने अपने घरों में रहेंगे तो अधिक बचाव होगा। इसके अलावा इन देशों की सोच रही कि महामारी के कारण उपजी स्वास्थ्य इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का पूरा फोकस होता तो बढ़िया से काम करने का मौका मिलेगा। ये अमेरिकी जो पश्चिमी सोच थी, लेकिन ये उनकी सोच थी, पश्चिमी सोच थी कि उनको एक मौका मिल जाएगा और वो अपने जो प्रशासनिक चीज़ें हैं उनको ठीक कर लेते। लेकिन
हमने उनकी नकल करते हुए आनन फानन में हमने क्या किया, लॉकडाउन कर दिया। तो ये पहली और सबसे बड़ी चूक थी। दूसरी चूक जो है रोजगार को लेकर के, कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो नीति निर्धारक यह भूल गए कि हमारे देश में अन्य विकसित देशों के मुकाबले नौकरी करने वाले यानी नौकरीशुदा आबादी बहुत कम है। जानते हैं कि बहुत कम है। यह आबादी नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े के मुताबिक बमुश्किल 17% ही है, 17%। आप सोच लीजिए, हमारे यहाँ सिर्फ 17% नौकरीशुदा लोग हैं। अर्थात लॉकडाउन से पहले ये बाबू लोगों ने, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों ने 83% यानी 83% आबादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। आनन फानन में आपने लॉकडाउन कर दिया। कितने परसेंट लोगों के लिए? 17% लोगों के लिए। अपने आसपास देखा कि 17% लोग खाते पीते हैं, शहरी लोग हैं, उनका घर है, सब कुछ है, और आपने 83% आबादी के बारे में सोचा ही नहीं। तो यह आपकी भूल नहीं बल्कि जानबूझ करके की गई भूल है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार 70% आबादी बेहद कठिन जीवन व्यतीत करती है। ये रिपोर्ट है। देखिए, मैं जब फेसबुक लाइव करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत रिसर्च करता हूं और बहुत गंभीरता के साथ, चूँकि जन्मजात पत्रकार रहा हूं तो मुझे रिसर्च करने में अच्छा लगता है। बहुत रिसर्च और जिम्मेदारी के साथ मैं फेसबुक लाइव करता हूं कि ताकि आपका और हमारा दोनों का और समाज का की बेहतरी हो सके। यह रिपोर्ट के अनुसार है। यह रिपोर्ट जो है हमारा रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये आपके जो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट है कि 70% आबादी बेहद कठिन जीवन व्यतीत करती है भारतवर्ष की। क्या आपने ये नहीं समझा कि 70% आबादी के लिए आपने लॉकडाउन अचानक आपने लगा दिया? यानी सिर्फ आपने 30% आबादी को देखते हुए, हालांकि जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसके मुताबिक 17% ही नौकरीशुदा है और 70% आबादी जो है बेहद कठिन जीवन व्यतीत करती है। तो आपने बिना सोचे समझे जो है यह लगा दिया कि उनके रोजगार का क्या होगा, आर्थिक व्यवस्था का क्या होगा। इस पर आपने सोचा ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सिस्टम पर दोषारोपण कर रहा हूं, किसी व्यक्ति पर नहीं। जो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तो जो राजा महाराजा या जो भी शासक वर्ग हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये सिस्टम जो है, अभी तक भारतवर्ष पर राज करने वाले प्रमुख रूप से 2 ही 3 पार्टियां हैं, उनकी ही सरकार रही हैं। तो ये सिस्टम उन्हें बनाना था। अब आते हैं, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स सिस्टम को, क्या उन्हें मालूम नहीं था कि 1/3 आबादी रोज कमाने और खाने वाली की है? 1/3, 1/3 जो आबादी है वो रोज कमाने और खाने वाली की है। यानी यह ऐसी आबादी है जो प्रतिदिन कुआं खोदती है और पानी पीती है। तो आपने इस कुआं खोदने और पानी पीने वाली जो आबादी है, यानी कि डेली जो दिहाड़ी जो मजदूर हैं या इस तरह जो डेली कमाने खाने और रोजी कमाने वाले लोग हैं, उनके बारे में आपने बिल्कुल ही रिसर्च किया ही नहीं, सोचा ही नहीं। थोड़ा अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों से पूछ लेते। आपने पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी और अचानक आपने लॉकडाउन कर दिया। देखिए, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, बहुत सारी रिपोर्ट को मैंने अध्ययन किया है और इस अध्ययन के साथ जो निष्कर्ष निकाला है, यह निष्कर्ष आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये जो फेसबुक पे मैं लाइव कर रहा हूँ, तो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 80% लोग, 80% लोग जो है प्रतिमाह 10,000 रुपये से भी कम कमाते हैं। भाई साहब, ये आपको जानने की जरूरत है।
जो एसी चेंबर में बैठने वाले नीति निर्धारक जो पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आपके जितने सर्वे हैं आप करवा लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी सर्वे नहीं है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की रिपोर्ट है कि 80% लोग जो है उनको 10,000 से नीचे वेतन मिलता है या वो कमाते हैं। 10,000 से नीचे उनकी मासिक आमदनी है। आप सोचिए कि कितनी कम है। इसी प्रकार 50% आबादी स्वरोजगार से कमाते हैं, अपना रोजगार करते हैं वो, यानी उनका खुद का रोजगार है। उदाहरण के लिए ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, खुदरा या फुटकर दुकानदार, सड़क के किनारे, जो रोड के किनारे जो साइकिल या मोटरसाइकिल का पंक्चर लगाने वाले या ठीक करने वाले, मरम्मत करने वाले, चाय समोसे या पान सिगरेट तंबाकू बेचने वाले, फेरी या ठेला लगाने वाले, सब्जी फल बेचने वाले, सभी इसमें शामिल हैं। कितने परसेंट आबादी में? आपको मैंने बता दिया कि 83% आबादी जो है इनकी है। इनके बारे में आपने कुछ भी सोचा नहीं। ये एक जघन्य अपराध है, क्योंकि विश्व बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, मैं फिर एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको। मैंने कहा कि मैं बहुत रिसर्च के साथ आपके सामने आता हूं, इस फेसबुक लाइव में करता हूं, और बहुत जिम्मेदारियों के साथ, कि विश्व बैंक के जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है उसके अनुसार 76% भारत के लोग असुरक्षित रोजगार में लगे हुए हैं। कितने? 76%, 76% लोग जो है असुरक्षित रोजगार उनके पास, यानी कि जॉब की उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आज मिल जाए कल नहीं मिले, आज इतनी कमाई हो जाए कल उतनी कमाई होगी या नहीं होगी, तो असुरक्षित है। उनके पास जो है कोई सामाजिक सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। सरकार दावा करती है कि हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये करते हैं, दरअसल वो मात्र जो है 10 से 15% लोगों को ही कवर करता है। बाकी वह जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ये इस तरह के जो रोजगार करने वाले लोग हैं, उनका तो कुछ आंकड़ा ही नहीं होता है। यह सरकार का फर्ज होना चाहिए कि ऐसे वक्त में इन आंकड़ा होना चाहिए था। उन्हें कम से कम 5,000 या 7,000 जो भी है उनको कैश के रूप में दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे गाढ़े समय में अगर वो कैश के रूप में ये अगर देते तो मनी फ्लो होता, बाजार भी चलता, क्योंकि वो पैसा बर्बाद नहीं जाता आपका। लेकिन दिक्कत ये है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, हकीकत और कड़वा सत्य है कि इन लोगों के पास, ये जो फेरी वाले हैं, जो जिसकी बात आपको मैंने कहा, इन लोगों के पास बचत के नाम पर नाम मात्र की ही सेविंग होती है, बहुत नाम मात्र की सेविंग होती है। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास मासिक वेतन यानी मंथली इनकम की भी श्योरिटी यानी आश्वासन नहीं होती। मैंने बताया ना कि इनके पास जो है कुछ पता नहीं होता है कि आज कितना आ जाएगा, कल कितना आएगा, ये भी एक श्योरिटी नहीं होती है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि 80% आबादी 10,000 से नीचे उनको तनख्वाह के रूप में कहें या उनकी कमाई होती है एक महीने में, जो बहुत कम है, आप जान रहे हैं। तो यानी कभी कमाया तो कभी नहीं कमाया, ऐसा वर्ग है लोग। जो थोड़ी बहुत बचत हुई तो घर परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्च हो जाती है। जो थोड़ा बहुत बचा तो अपने धंधे में सर्कुलेशन के लिए लगा दिया कि भाई उनको धंधा भी करना है। अगर पंचर वाले हैं या पान लगाने वाले, ठेली लगाने वाले या समोसे लगाने वाले हैं, तो कच्चा माल तो चाहिए, इसके लिए वो कुछ रख लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 200 से 300 जो रोड पर हैं, बहुत सारे लोग, 200-300 रुपये उनको बचत होती है। और ठेले वाले होते हैं, सब्जी वाले जो भी होते हैं, अगर 500 तक भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जो तीसरी चूक है सरकार की, जो लॉकडाउन की जो तीसरी चूक है, मैंने पहला और दूसरे चूक पर आपको हमने बताया कि हमने पश्चिमी जो देशों का अनुकरण कर लिया, जिसके कारण ये स्थिति आई। दूसरा, रोजगार के बारे में सोचा ही नहीं हमने। और तीसरी चूक है कि हमने लॉकडाउन से पहले जो जिन वर्गों के बारे में अभी आपसे हमने बात की, इनके लिए कोई पॉलिसी ही तैयार नहीं की गई, कोई नीतियां ही नहीं बनाई गई।
लॉकडाउन से पहले या कुछ भी है, जैसे हम कहीं घर भी जाते हैं किसी के यहाँ, तो हम सब कुछ लेके चलते हैं कि चलो रास्ते में अगर कोई मान लीजिए कि दुर्घटना भी हो गया तो अपने पास बोरोप्लस या जो भी चीज़ें हैं वो हो, बैंडेज हो, जो भी है, जब कहीं भी जाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से पहले इन पर कुछ सोचा ही नहीं, कोई पॉलिसी ही तैयार नहीं की। हम सवाल जवाब लेंगे इसके बाद। रोज कमाने खाने वाले मजदूर और कामगार बुरी तरह फंस गए। लॉकडाउन जैसे हुआ, घोषणा हुई, लोगों को लगा कि ठीक है, ये 5-6 दिन के बाद ठीक हो जाएगा या 15 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बुरी तरह फंस गए। यह वर्ग आत्मनिर्भर था। ये जो वर्ग था, जो रोड पर कमाने खाने वाले या जो भी लोग हैं, ये आत्मनिर्भर वर्ग था। सरकार ने इन व्यापक वर्गों को निहत्था और बेसहारा छोड़ दिया और इनकी कारुणिक व अमानवीय गाथा या कह सकते हैं कथा व्यथा सामने आने लगी। मध्यम और शहरी खाता पीता या सक्षम वर्ग लॉकडाउन के बाद हड़बड़ी में खरीदारी करने निकल पड़ा। वो तो खरीदारी करने निकल पड़ा जैसे लॉकडाउन की घोषणा हुई, और वह निकल पड़ा कि भाई ये स्थितियां हैं और फटाफट सब्जी खरीदो, जल्दी अपने घर में चावल दाल ले आओ। लेकिन जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं वो आखिर क्या करते? उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न हो गया। वो घरों की ओर जो है लौटने लगे और वो किसी भी हर हालत में वो घर की ओर लौटना चाहते थे और लौटने लगे। चौथी चूक हम यह कह सकते हैं कि सरकार या प्रशासन का ध्यान मानवीय इमरजेंसी का सामना करने में भटक गया। यानी सरकार या प्रशासन का सारा ध्यान हेल्थ इमरजेंसी यानी स्वास्थ्य आपातकाल पर फोकस होने की बजाय ह्यूमन इमरजेंसी माने मानवीय आपातकाल का सामना करने में लग गया। देखिए, एक तो हम हेल्थ इमरजेंसी जो लागू कर दिया गया तो हमारा सारा ध्यान जो है हेल्थ इमरजेंसी की ओर होना चाहिए थी, प्रशासनिक व्यवस्था की ओर होना चाहिए था। लेकिन हमारा ध्यान ये जो मानवीय इमरजेंसी हो गया, लोग भागने लगे, रोड पर जाने लगे, लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे, तो ये जो है इससे जो है सरकार का ध्यान बटा और जो फोकस हमारा होना चाहिए था स्वास्थ्य इमरजेंसी की ओर को लेकर के, उसका फोकस वो न होकर के वो बट गया और इसका नतीजा जो खामियाजा है वो आपके सामने है। बस 2-3 पॉइंट और है, उसके बाद फिर हम आपके सवालों और आपके सवालों का जवाब लेंगे। देखिए, जहां अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त करने, वेल इक्विप्ड करने या टेस्टिंग करने, डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों की सुख सुविधा, सुरक्षा संरक्षा की व्यवस्था करने, टेस्टिंग करने, स्क्रीनिंग करने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने पर ध्यान जाना चाहिए, वह बट गया। बिल्कुल बटना था, क्योंकि जब आपका ये जो मानवीय आपदा है, श्रमिक भाग रहे हैं रोज, वो उनको पता नहीं है कि कितनी बड़ी बीमारी है, जो उनका रोजगार चूँकि छूट चुका है, उनके सामने अनिश्चित भविष्य दिखने लगा है। तो इसके कारण जो है ये मानवीय आपदा जो आई, तो इससे सरकारों का या प्रशासनिक जो फोकस है वो इधर आना शुरू हुआ। और पांचवी चूक यह रही कि जब मजदूरों कामगारों की व्यथा कथा जग जाहिर हुई तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हरकत में आई। उसके बाद यह तो यही हुई कि आग लगी तब कुआं खोदे। जब लॉकडाउन लगा दिया तब आपको समझ में आया कि अच्छा मजदूरों के साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे जो अमीर भाई हैं जो बाहर में हैं तो वो फंसे हुए हैं, उनके लिए तो आपने एक योजना बनाई, वंदे भारत योजना जो है, जिसके तहत हवाई जहाज से तो आप ले आए, लेकिन जो बेचारे मजदूर थे या जितने जो कामगार थे, जो मजबूर थे, उनके लिए आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की और ट्रेन और बसों तक को भी आपने रोक दिया था। हालांकि बाद में जब दबाव बढ़ा तो आपने जो है ट्रेन को भी खोला और बसों को भी खोला। तो राहत के बारे में फिर आपने सोचना शुरू किया। केंद्र का रवैया जो है वो निराशाजनक रहा।
बहुत सारी पैसे बहुत सारे राज्यों को अभी तक नहीं मिला है। कुछ जैसे दिल्ली जैसे सरकार को तो ये जो राष्ट्रीय आपदा का पैसा मिलना चाहिए तो वो भी नहीं मिला है। उसने सब कुछ क्या किया कि राज्यों पर छोड़ दिया। ट्रेन भेजने के रवैये में भी ढील तब दी जब स्थितियां बेकाबू हो गई। स्थितियां जब बेकाबू हो गई तब जाकर ट्रेन और बढ़ाया कि 200 ट्रेनें बढ़ा रहे हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन बढ़ा रहे हैं। दरअसल 5 हफ्तों तक मजदूरों कामगारों को तरपाने के बाद आपने जो फिर कहा कि भाई रोजगार के कुछ दुकान खोल देते हैं, क्योंकि लोग जितने कोरोना से नहीं मरेंगे लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। तो आपने आंशिक अनुमति दे दी या घर जाने की अनुमति तब देना शुरू कर दिया जब यह देख लिया कि ये अब मजदूर जो है या कामगार किसी भी हालत में वहाँ उन महानगरों में शहरों में नहीं ठहरने वाले, नहीं रुकने वाले। तब आपने ट्रेन बसें चलाने का जो निर्णय लिया वो बहुत आत्मघाती निकला। क्योंकि ये निर्णय आपको पहले लेना चाहिए था कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने लॉकडाउन करना ही था तो 4-5 दिन आप ढील देते थे। आप कहते नहीं कोरोना फैल जाएगा, तो अब ऐसा कौन सा है कि उस समय कोरोना तो बहुत कम था, अब संक्रमण तो और अभी अब तेजी से बढ़ रही है। अभी तक तो हम लोग कोरोना से शायद बहुत कुछ काबू भी पा लिए होते। जो छठी चूक रही, अभी तक हमने 5 चूक जो केंद्र सरकार की जो चूक रही लॉकडाउन को लेकर के, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसी पर तोहमत नहीं देने के बदले हम सिस्टम पर तोहमत दे रहे हैं। जो सरकार की जो व्यवस्था है उस पर हम दोष दे रहे हैं। जो छठी चूक यह रही, ऑनलाइन की मुश्किल प्रक्रिया। जब कामगार जो मजदूर हैं पढ़े लिखे या बहुत लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, तो ट्रेन रिजर्वेशन या राशन को जो ऑनलाइन किया गया, अब सरकार के पास भी दिक्कत थी कि भाई अगर हम ऑनलाइन नहीं भराएंगे, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो फिर उन पर एक भ्रष्टाचार का भी आरोप लग सकता है। उनके साथ भी दिक्कत थी, लेकिन इसकी भी एक सरल प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी जो राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकार ने नहीं किया। और ट्रेन का रिजर्वेशन हो या राशन देने की बात हो, उसे आप मुश्किल जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें आपने डाल दिया। अब बेचारे बहुत सारी जो आबादी जो गरीब है, क्योंकि अभी मेरे पास एक और आंकड़ा आपको बताते हैं कि कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। भाई बिना स्मार्टफोन किए आप ना तो रिजर्वेशन कर सकते हैं ट्रेन का, न ही राशन पा सकते हैं। तो 2017 के अनुसार देश में केवल 17% के पास स्मार्टफोन है, यानी 17% लोगों के पास स्मार्टफोन है। आप बताएं, जब इतने 83% लोगों के पास स्मार्टफोन है ही नहीं, तो आप बताएं कि ये कैसे रिजर्वेशन कर पाते या फिर राशन के लिए अप्लाई कर पाते। फिर भी काफ़ी कुछ हुआ, लोगों ने मदद की, तो इसमें कुछ सरल व्यवस्था और की जा सकती थी। ये एक बहुत बड़ी चूक हुई, जो छठी चूक थी। 7वीं या अंतिम कह सकते हैं चूक, तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर जो 7 चूक थी, ये आपको बताना जरूरी था, क्योंकि यह किसी अखबार में नहीं आया, किसी मीडिया में नहीं आया, और बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये पाया कि ये इस चूक थी। और इस चूक को अगर थोड़ा पहले अगर आप भविष्य द्रष्टा होते या आपके पास एक विज़न होता, तो इन चूक को लेकर के, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े IAS अफसर होते हैं, बड़े बड़े महकमे के लोग होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर पंडित होते हैं, उनसे भी सलाह ली जा सकती थी। लेकिन इस दिशा में सलाह नहीं ली गई कि भारत जैसे विकासशील देश में पश्चिमी देशों का अनुकरण, अंधा अनुकरण करना कितना खतरनाक होता है, यह आपने नोटबंदी के दौरान भी देखा, GST लागू करने के दौरान भी देखा, और अब ये कोरोना महामारी के दौरान भी आप देख रहे हैं। 7वीं चूक रही, ट्रेनों में कोई व्यवस्था नहीं थी, न तो खाने पीने की व्यवस्था, न तो ट्रेन के समय पर पहुंचने की व्यवस्था। अभी तो हाईकोर्ट ने जो है संज्ञान में लिया, पटना हाई कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। पटना हाई कोर्ट की रिपोर्ट है कि बिहार में 10 लोग जो मारे गए हैं, उसमें से मुजफ्फरपुर में 2 लोग, एक 4 साल का बच्चा जो दम तोड़ दिया वहीं पर सफ़र के दौरान,
और एक महिला जो अपने बच्चे के साथ सूरत से बिहार जा रही थी, पटना मुजफ्फरपुर में ही प्लेटफॉर्म पर दम तोड़ दिया। और उस वायरल वीडियो को भी आपने देखा कि उसका छोटा सा बच्चा कैसे अपनी माँ का, जो माँ मरी हुई है, उसके चादर को कैसे वो से खेलने की कोशिश कर या उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही दर्दनाक यह दृश्य था। तो सातवीं चूक यह रही कि ट्रेनों में कोई व्यवस्था ही नहीं थी, न ही पहुंचने की कोई सीमा। ट्रेनों में न खाने पीने की कोई व्यवस्था थी, न ही किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए तो कोई चिकित्सीय परामर्श या दवाइयों की कोई व्यवस्था की गई। करीब 10 मौतें हुई ट्रेन में सफ़र के दौरान। करीब बताया जाता है कि 30 डिलीवरी भी हुई। करीब 40 ट्रेनें भटक गईं। सूरत से पटना पहुंचने में जहां 2 दिन लगते हैं, वहां 9 दिनों में पहुंची। ट्रेन ऐसे भटकी जैसे फिल्म का एक गाना है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझे ना। तो अब ये तो सारा प्रशासनिक ढांचा जो है चरमर हो गया। यानी अब इसका दोष किसको देंगे? ट्रेन की पटरी आपकी, ट्रेन आपका, ड्राइवर को तनख्वाह देने वाले आप, सारी व्यवस्था करने वाले आप, किसको दोष देना चाहते हैं? क्या बैठे हुए जो यात्री थे उनका दोष था? वो तो जल्दी पहुंचना चाहते थे घर, लेकिन आपने जो पहुंचने के समय 2 दिन है उसको 3-3 दिन, 4-4 दिन, 9-9 दिन लगा दिया। अब रही खाने पीने की बात, तो राज्य सरकारों पर आपने थोप दिया। अभी राज्य सरकारों पर तो तभी होता है ना जब वो जहाँ से ट्रेन चलती है। अब जैसे दिल्ली में व्यवस्था है कि यहाँ तो खाना पीना दिया जाता है, वहाँ पैकेट दिए जाते हैं। गीला जो पका पकाया खाना इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि गर्मी का दिन है, ख़राब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो सूखा उन्हें ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं, पानी के बोतल दिए जाते हैं, ये देकर के विदा किया जाता है। अब विदा इसलिए किया जाता है कि ताकि वो कल होकर जब पहुँचें तब तक उनके पेट में अन्न रहे, सब कुछ रहे। लेकिन जब ट्रेन ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 9 दिन तक अगर उसको घुमाते रहे अगर, और ट्रेन में भी व्यवस्था खाने पीने की नहीं हो अगर, तो उस दशा में क्या मौतें नहीं होंगी? क्या लोग परेशान नहीं होंगे? तो ये एक लगा कि सारा प्रशासनिक ढांचा जो है गड़बड़ हो गया है। यानी सिस्टम का इस तरह का फेल्योर इस महामारी के दौरान, अगर विपरीत परिस्थितियों में अगर हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं रख पाए तो माफ़ कीजिएगा, फिर सरकार चलाने का कोई आपको हक ही नहीं है। आप दोष देते रहिए। कुल मिलाकर जहां पूरा विश्व स्वास्थ्य और आर्थिक जैसी 2 आपदाओं से जूझ रही है देश, आप जान रहे हैं पूरा विश्व जो है इस स्वास्थ्य, हेल्थ और आर्थिक, इकोनॉमिक, ये जो विषय है, इन जो दोनों आपदा जो आई हुई है उससे जूझ रही है, पूरा विश्व जूझ रहा है। वही भारत जो है रिवर्स माइग्रेशन जैसी मानवीय आपदा यानी ह्यूमन इमरजेंसी, जो केंद्र सरकार के अविवेकी और अदूरदर्शी फैसले से उपजी है, उससे जूझना पड़ रहा है। तो ये थी मोटा मोटी लॉकडाउन, जो भारत में लॉकडाउन किए गए, और उसमें केंद्र सरकार की जो चूक थी, ये जो 7 चूक थी कि वह भारत सरकार 3 आपदाओं से जूझने को विवश हो गया, जहां विश्व जो है 2 आपदाओं से ही जूझ रहा है, स्वास्थ्य और आर्थिक मामले को लेकर के। लेकिन हमारा देश जो है 3 आपदा से जूझ रहा है। तीसरा आपदा ह्यूमन इमरजेंसी है, मानवीय आपदा है। इस मानवीय आपदा में सारा प्रशासनिक अमला जो है उसमें लग गया। नतीजा है कि आज कोरोना केसेस जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके पीछे की जो चूक हुई, केंद्र सरकार की जो चूक हुई, यह जानना बहुत ज़रूरी था, आपको बताना ज़रूरी था। इस फेसबुक के माध्यम से आपको इसलिए भी बताना नैतिक अधिकार है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते तो संभव है आपको एक तरफा न्यूज़ आती कि ये सब सारा दोष जो है मज़दूरों का है, कि वो रुकना ही क्यों नहीं चाहते हैं। तो ये सब मोटा मोटी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लेकर के हमने अभी आपसे डिस्कस किया। अब हम आपके सवाल और जवाब
लेंगे। जो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अगर लॉकडाउन इसी तरह जारी रहा तो हम आपके पास सप्ताह में 2 बार जरूर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले सप्ताह से, यानी कि अगले रविवार को हमारा जो फेसबुक लाइव होगा अब वो अगले रविवार को होगा। सप्ताह में 2 की जगह अब 1 बार हम आएंगे और पूरे सप्ताह भर की खबरों को लेकर भी आएंगे, साथ में अपने विचार को लेकर आएंगे, एक नए विषय के साथ आएंगे आपके साथ। अब आपके सवालों के कुछ देख लें, कोई सवाल आया हो, कुछ बहुत सारे लोगों का नाम भी ले लेते हैं जो लोग जुड़े हुए हैं। अजीत श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, कौशल किशोर जी हैं, क्रांति जयपुर से हैं, सोनू ठकराल जी हैं, अरुण सिक्का जी हैं, मुशरफ हयात जी हैं, घनश्याम तिवारी जी हैं, अनीस राज हैं। उन्होंने कहा सर बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। चलिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। सुशील सिंह राजन हैं। इसके अलावा परवेज़ आलम, उज्ज्वल आज़ाद, सुदीप राय जी जो आम आदमी पार्टी के भी पूर्णिया में उस सीमांचल जोन के अध्यक्ष हैं, तो वो भी देख रहे हैं। उन्होंने भी कहा जानदार है। चलिए शुक्रिया आपका। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब मैं फेसबुक लाइव करता हूं तो एक रिसर्च के साथ, पूरी जिम्मेदारियों के साथ, एक पत्रकारीय जो हमारी जो एक कमिटमेंट रहा है, हम उस कमिटमेंट के साथ हम यहाँ पर आते हैं। आज हिंदी पत्रकारिता का दिवस भी है, हम उस पर सारे पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं देते हैं। अनीस राज जी हैं, अविनाश कुमार हैं, एडवोकेट राहुल कुमार सिंह जी हैं। उन्होंने कहा सर बहुत शानदार, चलिए धन्यवाद आपका। अरविंद कुमार पंकज जी हैं, उन्होंने कहा यह एक बिजनेस गेम है। अब सरकार के पीछे यह क्या मंशा थी, इतनी तकलीफ उन्होंने क्यों दी, या तकलीफ के क्या कारण रहे हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। अवधेश कुमार जी हैं, अरविंद कुमार पंकज जी तो आपको बताया ही हमने, मनीष शर्मा हैं, इसके अलावा हीरालाल प्रसाद जी हैं जो इस समय मोतिहारी में है और रेडियो जॉकी हैं, शिल्पी यादव हैं जो कवित्री हैं, रांची में रहती हैं। तो इस प्रकार काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और उनको ये अच्छा लगा है। हम पुनः उनका शुक्रिया अदा करते हैं और पुनः हम लोग अगले रविवार को एक नए विषय के साथ चंद्रभूषण फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।